स्वागत है दोस्तों आप सभी का माँ शारदा एकेडमी छपोरा में। और आज हम लोग लेकर आ रहे हैं सीडीपी का क्लास, जो आप लोग के शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती और लेक्चरर के पोस्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से मनोविज्ञान क्या होता है ना। और किस प्रकार से सीडीपी का यूज होता है, कैसे ये अस्तित्व में आया, है ना। क्या क्या इसके कौन कौन जो वैज्ञानिक है इसके बारे में बताए हैं, है ना। तो इसके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे से और विस्तार से देखेंगे। तो बने रहिए आप सभी हमारे इस चैनल में हमारे साथ। ठीक है, और चलिए तो फिर बिना देरी करते हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। बस थोड़ा जानकारी मैं देना आप लोग को चाहूँगा कि ये जो सीडीपी की क्लास है, ये सीडीपी की क्लास आपका सी टेट के लिए, सीजी टेट के लिए, यूपी टेट के लिए, रीट के लिए, डीएसएस बी के लिए, मतलब सभी शिक्षक भर्तियों के लिए ये समान रूप से काम आएगा। ठीक है, और ये जो क्लासेस है आपका यूट्यूब में पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और बहुत से लोगों के साथ, है ना, अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। ठीक है, फिर क्लास को आगे बढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं, हम लोग देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान और इसका पृष्ठभूमि क्या है और इसका हिस्ट्री क्या है, इसका इतिहास क्या है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो पहले ये जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसको दर्शन शास्त्र के अंतर्गत हम लोग पढ़ते थे। ठीक है, पहले ये दर्शन शास्त्र का हिस्सा था, अभी इसको अलग कर दिया गया है मनोविज्ञान को। ठीक है, तो सबसे शुरू हम लोग स्टार्ट वहीं से करते हैं कि दर्शन शास्त्र क्या होता है। तो दर्शन शास्त्र विज्ञान, वह विज्ञान है जो सत्य, ज्ञान, विज्ञान और जगत के मूल स्वरूप का तार्किक अध्ययन करता है। ठीक है, क्या करता है? तार्किक अध्ययन करता है। क्या कहलाता है? दर्शन शास्त्र कहलाता है। ठीक है, अच्छे समझिए कि दर्शन शास्त्र वह विज्ञान है, दर्शन शास्त्र वह विज्ञान है जो सत्य, ज्ञान, विज्ञान, जीवन और जगत के मूल स्वरूप का क्या करता है? तार्किक अध्ययन कराता है ना। वही क्या कहलाएगा? आपका दर्शन शास्त्र कहलाता है। ठीक है, मतलब इस सब्जेक्ट को अगर हम पढ़ते हैं तो हम लोग सत्य से वाकिफ होते हैं कि क्या सत्य है ना। किस प्रकार से ज्ञान होता है, ज्ञान कैसे, ज्ञान को हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जीवन में उसका क्या महत्व है। ठीक है, क्या उसका मूल स्वरूप है जगत में, है ना। तो इन सब का हम लोग तार्किक रूप से अध्ययन करेंगे तो वही किसके अंतर्गत आएगा? दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो वर्ष 1880 में विलियम जेम्स, जो कि अमेरिका के थे, ठीक है, विलियम जेम्स, है ना, उन्होंने मनोविज्ञान को एक पृथक विषय के रूप में दर्शन शास्त्र से अलग किया। देखो भाई, सबसे पहले मैं बताया था कि जो मनोविज्ञान है उसको दर्शन शास्त्र के अंतर्गत हम लोग स्टडी करते थे, लेकिन एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है विलियम जेम्स। क्या है? विलियम जेम्स। तो ये जो विलियम जेम्स है, इन्होंने ही सर्वप्रथम जो मनोविज्ञान है उनको दर्शन शास्त्र से क्या किया? अलग किया। ठीक है, इसलिए विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही एक ऐसा व्यक्ति थे, है ना, जो दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को क्या किए थे? अलग किए थे। इसलिए उन्हीं को क्या बोला जाता है? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो बिल्कुल इसको आप याद रखिए, ये एक फैक्ट है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किनको कहा जाता है। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जो जनक है किनको कहा जाता है? तो विलियम जेम्स को कहा जाता है। ठीक है, जो कि अमेरिका के थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आधुनिक मनोविज्ञान। ठीक है, आधुनिक मनोविज्ञान, मॉडर्न साइकोलॉजी के जनक किनको बोलते हैं? तो मॉडर्न साइकोलॉजी के जनक बोला जाता है विल्हेम वुंड को। किनको बोला जाता है? विल्हेम वुंड को माना जाता है।
ठीक है, अभी मैं बताया कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किनको कहते हैं। तो अभी हम लोग लास्ट अभी पढ़े हैं कि विलियम जेम्स को क्या बोला जाता है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। और यहाँ पर अभी मैं बोल रहा हूँ कि जो आधुनिक मनोविज्ञान है, मतलब मॉडर्न साइकोलॉजी है, उनका जनक विलियम वुंड को भी कहा जाता है। तो एक यहाँ पर आपको याद रखना है कि इनको क्यों कहा जाता है, विलियम वुंड को क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो इनके जो जनक है विलियम वुंड है 1879 में। ठीक है, 1879 में एक शहर है लाइप्जिग, है ना, जो जर्मनी में है। ठीक है, तो यहाँ की ये रहने वाले थे विलियम जो वुंड है वो। और विश्व की पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला साइकोलॉजी लेबोरेटरी की स्थापना इन्होंने किया था। विलियम वुंड ने क्या किया था, जर्मनी में और लाइप्जिग शहर में, है ना, सबसे पहले मनोविज्ञान प्रयोगशाला का स्थापना किया था 1879 के आसपास। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसलिए इनको क्या बोला जाता है, तो इनको बोला जाता है मॉडर्न साइकोलॉजी के जनक कहा जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें ये वाला जो क्वेश्चन आएगा ना विलियम वुंड, है ना, विलियम वुंड को अगर बाय द वे अगर ऐसा आ जाता है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, और जिसमें दोनों ऑप्शन हैं, अगर दोनों ऑप्शन है तो आपको विलियम वुंड को लेना है। ठीक है, किसको लेना है, विलियम वुंड को लेना है। ठीक है, तो कुछ पुस्तकों में विलियम जेम्स को अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। देखो कुछ बुक में क्या बताया जाता है कि जो विलियम जेम्स है वो क्या है, अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक है। ठीक है, किसका जनक है, अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक है। जबकि आधुनिक या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किनको बोला जाता है, तो विलियम वुंड को कहा जाता है। किनको कहा जाता है, विलियम वुंड को कहा जाता है। बिल्कुल ध्यान रखिए कि अगर पूछ देता है क्वेश्चन में कि अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक है विलियम जेम्स। ठीक है, कौन है, विलियम जेम्स है। लेकिन अगर पूछ दे कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है या फिर प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो उसका आपका आंसर रहेगा कौन, उसका आंसर रहेगा विलियम वुंड आएगा, विलियम वुंड। ठीक है, बिल्कुल याद रखना कि सबसे पहले जो लेबोरेटरी है ना, प्रयोगात्मक या फिर बोलना चाहिए मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला है, साइकोलॉजी लेबोरेटरी है, इसका इसका स्थापना किसने किया है, तो किसने किया भाई, विलियम वुंड ने किया है। इसलिए इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसका सामान्य परिचय। ठीक है, तो साइकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे इसकी सामान्य परिचय। ठीक है, तो साइकोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर हुई है, साइकी और लोगस। ठीक है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है दो शब्दों से, साइकी प्लस लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा। ठीक है, साइकी का अर्थ क्या होता है, आत्मा होता है, सोल। ठीक है, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। क्या करना, अध्ययन करना या उसका विवेचन करना, लोगस कहलाता है। ठीक है ना, तो जो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा के शब्द किससे हुई है भाई, साइकी प्लस लोगस से हुई है। साइकी प्लस लोगस से हुई है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस मतलब होता है अध्ययन करना या उसका विवेचन करना। तो इस प्रकार दोनों को अगर मिलाकर हम बोलें तो क्या होता है, आत्मा का विवेचन करना या आत्मा का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, साइकोलॉजी कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, और देख सकते हैं इसमें, तो साइकोलॉजी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। साइकोलॉजी क्या है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ क्या होता है, रूपांतरण मनोविज्ञान होता है। ठीक है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि साइकोलॉजी क्या है, अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है और उसका अर्थ क्या होता है, तो रूपांतरण मनोविज्ञान इसका अर्थ होता है। जबकि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है भाई, तो ग्रीक शब्द
साइकी और लोगस से हुई है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस मतलब होता है अध्ययन करना या विवेचन करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि जो मनोविज्ञान का जो अर्थ है वो क्या होता है ना। मनोविज्ञान का हम लोग देखेंगे अर्थ, मनोविज्ञान का अर्थ। तो जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान का अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो शाब्दिक अर्थ होता है मन का विज्ञान। मनोविज्ञान मतलब क्या होता है, मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी। तो मनोविज्ञान मतलब होता है, देखिए, मन का विज्ञान। मन का विज्ञान को ही क्या बोला जाता है, मनोविज्ञान कहा जाता है, शाब्दिक अर्थ। जबकि अंग्रेजी भाषा में अगर बात करें तो मनोविज्ञान को ही क्या बोला जाता है, तो साइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, मनोविज्ञान को ही क्या बोला जाता है, साइकोलॉजी कहा जाता है। और यूनानी भाषा में अगर बात करें तो साइकी प्लस लोगस से ये बना हुआ है। ठीक है, साइकी मतलब होता है आत्मा, साइकी मतलब होता है आत्मा, और लोगस मतलब होता है अध्ययन करना। ठीक है, साइकी मतलब होता है आत्मा और लोगस मतलब होता है अध्ययन करना। तो इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, तो आत्मा का अध्ययन करना। आत्मा का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, साइकोलॉजी कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है केलर। तो केलर ने अरस्तु को आदि मनोविज्ञान का जनक कहा है। बिल्कुल ध्यान रखना है, फादर ऑफ प्रोटोसाइकोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ प्रोटोसाइकोलॉजी किनको बोला जाता है, तो अरस्तु को बोला जाता है। तो ये जो उपाधि है उसको या अरस्तु को किसने दिया है, तो केलर ने दिया है। किसने दिया है, केलर ने। केलर ने बताया है कि अरस्तु क्या है, आदि मनोविज्ञान के जनक है, फादर ऑफ क्या है, प्रोटोसाइकोलॉजी है। बिल्कुल इसको याद रखना है, फादर ऑफ, ठीक है, फादर ऑफ प्रोटोसाइकोलॉजी किनको कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, आदि मनोविज्ञान का जनक, आदि मनोविज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, एक और वैज्ञानिक है गैरेट। ठीक है, तो गैरेट क्या बोलते हैं, तो इस प्रकार साइकी का अर्थ हुआ आत्मा और मनोविज्ञान मतलब आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान। ठीक है, साइकी का अर्थ होता है, साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस मतलब होता है अध्ययन करना। तो इस प्रकार से साइकोलॉजी का अर्थ क्या होगा, आत्मा का अध्ययन। मनोविज्ञान क्या है, आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान ही क्या है, मनोविज्ञान है, अकॉर्डिंग टू गैरेट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गैरेट, गैरेट क्या बोलते हैं भाई, गैरेट बोलते हैं कि जो मनोविज्ञान होता है वो क्या होता है, आत्मा का अध्ययन होता है। ठीक है, आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान ही क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है, अकॉर्डिंग टू गैरेट। ठीक है, आगे देखते हैं, एक अन्य वैज्ञानिक है जिनका नाम है पोम्पोनोजी। ठीक है, पोम्पोनोजी है ना। तो पोम्पोनोजी क्या है, तो साइकी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो मन व मस्तिष्क। पोम्पोनोजी क्या बताते हैं, पोम्पोनोजी बताते हैं कि जो साइकी का शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, मन व मस्तिष्क होता है। साइकी मतलब क्या होता है, मन और मस्तिष्क। तो इस प्रकार से मनोविज्ञान क्या होगा, मन व मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला विज्ञान होगा। मन व मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान होगा वही क्या कहलाएगा, मनोविज्ञान कहलाएगा, अकॉर्डिंग टू पोम्पोनोजी, अकॉर्डिंग टू पोम्पोनोजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है, याद रखना है, रुडोल्फ गोइकिल। ठीक है, किसने किया है भाई, मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग, सबसे पहला प्रयोग किसने किया है, रुडोल्फ गोइकिल ने किया है। और किस में किया है, तो वो एक बुक लिखे थे और उस बुक का नाम है साइकोलॉजिया। ठीक है, तो बिल्कुल बुक और उनका राइटर आपको पता होना चाहिए। साइकोलॉजिया बुक किसके द्वारा लिखा गया है, तो साइकोलॉजिया जो बुक है वो रुडोल्फ गोइकिल के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और इसी बुक में उन्होंने सबसे पहले साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, साइकोलॉजिया को मनोविज्ञान का प्रथम ग्रंथ या पुस्तक कहा जाता है। बिल्कुल याद रखोगे, साइकोलॉजिया बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक,
साइकोलॉजिया क्या है? साइकोलॉजिया बुक के लेखक कौन है? तो साइकोलॉजिया बुक के लेखक है रुडोल्फ गोइकिल। रुडोल्फ गोइकिल कौन है? साइकोलॉजिया बुक के लेखक हैं। और ये जो साइकोलॉजिया बुक है ये मनोविज्ञान का प्रथम ग्रंथ है, या मनोविज्ञान का प्रथम बुक इनको बोल सकते हैं हम। तो अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि मनोविज्ञान का प्रथम ग्रंथ या प्रथम पुस्तक का नाम क्या है, तो साइकोलॉजिया है। ये किनके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था रुडोल्फ गोइकिल के द्वारा। कब लिखा गया था? 1590 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, एक लंबे समय तक दर्शन शास्त्र की मनोदर्शन शाखा के अंतर्गत मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता रहा है। पहले देखो, मैं शुरू में ही बता चुका हूं है ना, कि जो मनोविज्ञान है उसको हम लोग पहले किसके अंतर्गत पढ़ते थे? तो सबसे पहले हम लोग उसको पढ़ते थे किसके अंतर्गत? दर्शन शास्त्र के अंतर्गत पढ़ते थे। ठीक है, और दर्शन शास्त्र में भी किस शाखा के अंतर्गत पढ़ते थे? तो मनोदर्शन शाखा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत पढ़ते थे? मनोदर्शन शाखा के अंतर्गत हम लोग मनोविज्ञान को पढ़ते थे दर्शन शास्त्र में। ठीक है, इसलिए दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी, मदर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि साइकोलॉजी या मनोविज्ञान की जननी कौन है? तो मनोविज्ञान की जननी कौन है? तो मनोविज्ञान की जननी है दर्शन शास्त्र, क्योंकि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से ही उत्पत्ति हुई है इसकी, है ना, उत्पन्न हुआ है। इसलिए मनोविज्ञान की जननी किनको कहा जाता है? तो दर्शन शास्त्र को कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा आई थिंक, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, मनोविज्ञान का गर्भकाल। मनोविज्ञान का गर्भकाल तो लगभग 2000 वर्ष माना जाता है। मनोविज्ञान के गर्भकाल को कितना माना जाता है? तो लगभग 2000 वर्ष माना जाता है। मनोविज्ञान का बंजर काल याद रखना, मनोविज्ञान का जो बंजर काल होता है वो 1890 से 1905 ईस्वी, लगभग 15 वर्ष को मनोविज्ञान का क्या बोला जाता है? बंजर काल कहा जाता है। ठीक है, और स्वर्णिम काल, स्वर्णिम काल होता है 1879 से 1890 ईस्वी, लगभग 11 वर्ष तक माना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, मनोविज्ञान का बंजर काल कौन सा है? तो मनोविज्ञान का बंजर काल होता है 1890 से 1905 ईस्वी के बीच में, टोटल कितना? 15 वर्ष। ठीक है, और मनोविज्ञान का स्वर्णिम काल क्या होता है? तो 1879 से 1890 ईस्वी, लगभग 11 वर्ष तक इसके स्वर्णिम काल को माना जाता है। आगे देखेंगे, अगला है हमारा, आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मनोविज्ञान एक विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? एक विज्ञान है जो क्रमबद्ध रूप से प्रेक्षणीय व्यवहार का अध्ययन करता है तथा प्राणी के भीतर की मानसिक एवं दैहिक प्रक्रियाओं या चिंतन, भाव या घटनाओं से उनका संबंध को जोड़कर अध्ययन करता है। ठीक है, यही क्या है? मनोविज्ञान है। देखो भाई, बहुत सारे जो आधुनिक जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने मनोविज्ञान का परिभाषा कुछ इस प्रकार से दिया है। कैसे दिया है? उनका मानना है कि मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है, मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो क्रमबद्ध रूप से प्रेक्षणीय व्यवहार, ठीक है, क्रमबद्ध रूप से प्रेक्षणीय व्यवहार का अध्ययन करता है। क्रमबद्ध रूप से क्या करता है? प्रेक्षणीय व्यवहार का क्या करता है? अध्ययन करता है। प्रेक्षणीय मतलब क्या समझते हो भाई? ऑब्जर्वेशन करना। ठीक है ना, ऐसा कोई व्यवहार, बिहेवियर जो ऑब्जर्वेशन पर आधारित होता है ना, प्रेक्षण पर आधारित होता है, तो उसका अध्ययन करना। तो बोला है कि मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो क्रमबद्ध रूप से प्रेक्षणीय व्यवहार का अध्ययन करता है तथा प्राणी के भीतर की मानसिक एवं दैहिक प्रक्रियाओं, ठीक है, प्राणियों के अंदर की मानसिक एवं दैहिक प्रक्रियाओं या चिंतन, भाव या घटनाओं से उनका क्या करता है? संबंध को जोड़कर उनके बारे में अध्ययन कराता है। वही क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है, अकॉर्डिंग टू आधुनिक मनोवैज्ञानिक। ठीक है, आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के द्वारा ये दिया गया डिफिनेशन है, परिभाषा है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि आधुनिक समय में
आधुनिक समय में मनोविज्ञान का अर्थ एक ऐसे विज्ञान से है जिसमें व्यवहारों एवं मानसिक प्रक्रियाओं दोनों का अध्ययन किया जाता है। तो कुल मिलाकर इसका निष्कर्ष क्या निकला, इसका अर्थ क्या निकल रहा है? तो इसका अर्थ ये निकल रहा है कि आधुनिक समय में मनोविज्ञान का अर्थ यह है कि ऐसा विज्ञान जिसमें व्यवहारों के बारे में और मानसिक प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान ऐसा विज्ञान होता है जिसमें लोगों का किसके बारे में, व्यवहारों के बारे में और उनके मानसिक प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। वही क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, एक वैज्ञानिक है मॉर्गन, किंग, विस्ज तथा स्कॉपलर के अनुसार मनोविज्ञान क्या है? तो मनोविज्ञान मानव व्यवहार तथा पशु व्यवहार के अध्ययन का विज्ञान है। देखिए, ऐसे ऐसे कथन क्वेश्चन में पूछा जाता है, बिल्कुल ध्यान रखना है कि मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार तथा पशु व्यवहार के अध्ययन का विज्ञान है। क्या है ये? मनोविज्ञान मानव व्यवहार तथा पशु व्यवहार के अध्ययन का विज्ञान है। ऐसा डिफिनेशन किसने दिया है? तो मॉर्गन ने, किंग ने, विस्ज ने और स्कॉपलर, इन्होंने इस डिफिनेशन को बताया है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार तथा पशु व्यवहार के अध्ययन का क्या है? विज्ञान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं मनोविज्ञान के विकास क्रम। ठीक है, मनोविज्ञान का विकास क्रम। मनोविज्ञान का विकास क्रम देखते हैं क्या होता है ना। तो मनोविज्ञान के विकास क्रम को 4 चरणों में विभाजित किया जाता है। मनोविज्ञान किस प्रकार से विकसित हुआ, इसको कितने चरणों में विभाजित किया जाता है? तो 4 चरणों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, पहला जो होता है मनोविज्ञान के विकास के चरण के अंतर्गत जो पहला है वो है आत्मा का विज्ञान। पहला क्या है? आत्मा का विज्ञान। दूसरा होता है मन व मस्तिष्क का विज्ञान। पहला होता है आत्मा का विज्ञान, दूसरा होता है मन व मस्तिष्क का विज्ञान, तीसरा होता है चेतना का विज्ञान और चौथा होता है व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, तो मनोविज्ञान के विकास के चरण को कितने भागों में बांटा जाता है? 4 चरणों में बांटा जाता है। पहला आत्मा का विज्ञान, दूसरा मन व मस्तिष्क का विज्ञान, तीसरा होता है चेतना का विज्ञान, ठीक है, और चौथा क्या होता है? तो चौथा होता है व्यवहार का विज्ञान। तो इन 4 चरणों में हम लोग क्या कर सकते हैं? मनोविज्ञान के विकास के क्रम को बांट सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं आत्मा का विज्ञान के बारे में। सबसे पहला हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? आत्मा का विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि आत्मा का विज्ञान क्या होता है। साइंस ऑफ सोल। तो सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा के अध्ययन के विषय के रूप में परिभाषित किया गया, जो कि लगभग 16वीं शताब्दी तक प्रचलित रहा। सबसे पहले मनोविज्ञान को यह माना जाता रहा है कि ये आत्मा का विज्ञान है, और ये कब तक चला है? 16वीं शताब्दी तक चला है। ठीक है, तो जो मनोविज्ञान है उसको जब ये माना जाता था कि वो आत्मा का विज्ञान है, तो उसके अंतर्गत हम क्या जानकारी लेते थे, क्या पढ़ते थे या क्या अध्ययन करते थे, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहला पॉइंट तो यह है कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानने वालों की प्रमुख विषय वस्तु क्या थी? आत्मा थी। पहले मनोविज्ञान को क्या माना जाता था? आत्मा का विज्ञान माना जाता था, और इसमें लोगों का परिकल्पना था या लोगों का जो प्रमुख विषय वस्तु था वो क्या था? आत्मा था। ठीक है, अगला पॉइंट है, यह मनोविज्ञान के विकास क्रम का प्रथम चरण है। ठीक है, यह मनोविज्ञान के विकास क्रम का क्या है? प्रथम चरण है। कौन? आत्मा का विज्ञान। 4 चरणों में बांटा गया है, अभी बताया मैं, है ना। कितने चरणों में? 4 चरणों में। आत्मा का विज्ञान, मन व मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान और व्यवहार का विज्ञान। तो उसमें से पहला प्रथम चरण के अंतर्गत कौन सा विज्ञान आता है? आत्मा का विज्ञान आता है। ठीक है,
तीसरी पॉइंट अगर बात करें तो यह वैचारिक अवधारणा पर आधारित चरण होता है। यह क्या होता है? वैचारिक अवधारणा पर आधारित क्या होता है? चरण होता है। अगला पॉइंट की बात करें तो आत्मा का विज्ञान मानने वाले, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानने वाले कुछ प्रमुख समर्थक रहे हैं। उनमें से पहले समर्थक थे अरस्तु, डेकार्ट, प्लेटो, रुडोल्फ, गोल्किया। ठीक है, ये बिल्कुल समर्थक को आपको याद रखना है। आत्मा का विज्ञान, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानने वाले, है ना, कुछ मनोवैज्ञानिक कौन कौन हैं? तो मनोवैज्ञानिक है, पहले नंबर पे आते हैं अरस्तु, डेकार्ट, प्लेटो, रुडोल्फ, और कौन आता है? गोल्की आता है। तो बिल्कुल ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है, अरस्तु, डेकार्ट, प्लेटो, रुडोल्फ और गोल्की। ये जो मनोवैज्ञानिक है ये क्या है? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानते थे। इन्हीं के ये क्या थे? समर्थक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, मन व मस्तिष्क का विज्ञान। मन व मस्तिष्क का विज्ञान सेकंड है, दूसरा चरण है इसका, मन व मस्तिष्क का विज्ञान। तो 17वीं 18वीं सदी को मन व मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। ठीक है, 17वीं एवं 18वीं सदी को क्या बोला गया? मन व मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। ठीक है, इसमें आपको वैज्ञानिक ध्यान रखना है, पोम्पोनॉजी। तो पोम्पोनॉजी जी क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि जो मनोविज्ञान है वो मन व मस्तिष्क का विज्ञान है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ना कि किनके अनुसार जो मनोविज्ञान है वो मन व मस्तिष्क का विज्ञान है? तो किनके अनुसार? पोम्पोनॉजी के अनुसार। पोम्पोनॉजी क्या बोलते हैं कि जो मनोविज्ञान है वो मन व मस्तिष्क का क्या है? विज्ञान है। सेकंड पॉइंट देखें तो यह मनोविज्ञान के विकास के क्रम का दूसरा चरण है। पहला वाला पढ़ चुके हैं, आत्मा का विज्ञान है, और दूसरा नंबर पे क्या है? मन व मस्तिष्क का विज्ञान। तीसरा पॉइंट देखते हैं, तो मनोविज्ञान का यह चरण वैचारिकता पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? तो वैचारिकता पर आधारित होता है। अगली पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो इस चरण की जो मुख्य विषय वस्तु है वो मन व मस्तिष्क है। इसकी जो विषय वस्तु की बात करें तो क्या है? मन व मस्तिष्क है। पुराना पढ़े थे आत्मा का विज्ञान, उसमें विषय वस्तु क्या थी? तो उसमें विषय वस्तु थी आत्मा, और इसमें विषय वस्तु क्या है? मन व मानसिक क्रियाएं। मन व क्या है? मानसिक क्रियाएं हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, इसके समर्थक कौन हैं? तो इनके समर्थक है भाई पोम्पोनॉजी जो कि इटली के थे, थॉमस रीड, बर्कले, जॉन लॉक। ये सब क्या है? मनोविज्ञान को मन व मस्तिष्क के विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा दो चरण खत्म हुआ, आत्मा का विज्ञान और दूसरा मन व मस्तिष्क का विज्ञान। अगला देखते हैं, अगला आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे तीसरा, तो तीसरा हमारा क्या है? चेतना का विज्ञान। अगला क्या है? चेतना का विज्ञान। तो 19वीं शताब्दी को चेतना का विज्ञान कहा जाता है। किसको बोला जाता है? 19वीं शताब्दी, 19वीं सदी को या 19वीं शताब्दी को क्या बोला जाता है? चेतना का विज्ञान कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि सर्वप्रथम विलियम जेम्स ने, शुरू में पढ़े हो इसको, है ना, सर्वप्रथम विलियम जेम्स ने सन 1890 में प्रकाशित अपनी पुस्तक मनोविज्ञान के सिद्धांत, मनोविज्ञान के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में मनोविज्ञान को चेतना की अवस्था का अपने उसी रूप में वर्णन और व्याख्या करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया था। बिल्कुल ध्यान रखो। बताओ भाई, विलियम जेम्स का बुक का नाम क्या है? तो विलियम जेम्स का बुक का नाम है मनोविज्ञान के सिद्धांत, मनोविज्ञान के सिद्धांत। ठीक है, तो ये जितना भी बुक आ रहा है वो सब इंपॉर्टेंट है ना। मनोविज्ञान के सिद्धांत नामक बुक के लेखक कौन है? तो कौन है? विलियम जेम्स, जिनको क्या बोला जाता है? अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। अमेरिकी मनोविज्ञान या अमेरिकी आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किनको कहा जाता है? विलियम जेम्स को कहा जाता है। याद रखना इसको, है ना। इसके समर्थक कौन हैं?
चेतना के विज्ञान के समर्थक कौन है? तो इसके समर्थक है विलियम वुंट। याद आ रहा होगा विलियम वुंट कौन है भाई? ये आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं, या इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक भी कहा जाता है। ठीक है, और कौन है? टीचनर, जिसको कभी कभी टेचनर भी बोल देते हैं, विलियम सल्ली और विलियम जेम्स। ये सब क्या है? चेतना के विज्ञान। इनका ये मानना था कि जो मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान है, मनोविज्ञान है वो चेतना का मनोविज्ञान है। और इनके प्रमुख समर्थक कौन थे? विलियम वुंट थे, टीचनर थे, विलियम सल्ली थे, और कौन थे? विलियम जेम्स थे। अगली पॉइंट है, मनोविज्ञान के इस चरण की मुख्य विषय वस्तु क्या थी? चेतना थी। ठीक है, मनोविज्ञान के इस चरण की मुख्य विषय वस्तु क्या रही? चेतना रही। फिर है अगला पॉइंट, इस चरण में पहली बार वैचारिकता के साथ प्रयोगात्मक शैली को अपनाया गया। वैचारिकता तो था, इससे पहले जो हम लोग दौर देखे थे वो वैचारिकता पर आधारित था, तो ये वैचारिकता के साथ साथ प्रयोगात्मक शैली पर क्या है था? आधारित था। कौन? चेतना का विज्ञान। अगला पॉइंट की बात करें तो सिगमंड फ्रायड ने मन के प्रकार को चेतना के विज्ञान का आधार बताया। देखो भाई, सिगमंड फ्रायड एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने मन के प्रकार को चेतना के विज्ञान का आधार बताया है, सिगमंड फ्रायड ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अपना कुछ नोट है जो कि इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें पहला, तो मन का भाग 10% ही चेतन होता है। ऐसी स्थिति में मन का अध्ययन करना असंभव व कठिन होता है। देखो भाई, हम लोग जो दिमाग लगाते हैं, हम लोग जो बोलते हैं कि हम लोग सोच रहे हैं ये वो जो भी है ना, तो हम लोग का जो केवल 10% जो मस्तिष्क का है ना, जो मन है, वही क्या होता है? एक्टिव रहता है, वही क्या होता है? चेतन मन होता है। बाकी जो 90% जो हमारा मन होता है वो क्या होता है? अचेतन मन होता है। अब सोचो, केवल 10% में हम इतना दिमाग लगा लेते हैं जो भी है ना, और कम से कम वही अगर 50% 60% रहता तो और कितना दिमाग लगता है ना। तो उसी को बोला गया है कि मन का भाग का केवल 10% ही क्या होता है? चेतन होता है। चेतन मतलब चेतना, वो कोई भी चीज को अगर आप कर रहे हो, कुछ भी काम को कर रहे हो, तो अगर आप चेतन अवस्था में कर रहे हो मतलब उसके बारे में आपको जानकारी है कि हम किस काम को करेंगे तो कैसा होगा, क्या हमें इसके बारे इस काम को करेंगे तो अपने को फायदा होगा कि अपने को नुकसान होगा, ये हमारा मन डिसाइड करता है। तो वो डिसाइड करने वाला जो मन है वो चेतन मन होता है। ठीक है, वो क्या होता है? चेतन मन होता है। तो केवल 10% ही होता है ना। दूसरा है मन का भाग। मन का भाग 90% क्या होता है? अचेतन होता है। 90% जो मन होता है वो क्या होता है? अचेतन मन होता है। ठीक है, जैसे कि ऐसे आप समझो, जैसे कि जो टाइटैनिक जहाज है ना, वो किससे टकराकर डूबा था? तो एक बड़ा सा क्या था? चट्टान था, बर्फ का। जो बर्फ का चट्टान था वो ऊपर में थोड़ा सा निकला हुआ था, और बाकी जो उसका बाकी जो हिस्सा है वो समुद्र के अंदर डूबा हुआ था। इस प्रकार से आप समझ सकते हो, जैसे कि मान लीजिए ये क्या है? समुद्र है, तो इसमें इस प्रकार से ऐसे ये चट्टान था, और इस चट्टान का केवल ये छोटा सा हिस्सा क्या है? दिखाई दे रहा था, और बाकी उसका ज़्यादा से ज़्यादा एरिया क्या होता था? डूबा हुआ रहता था, है ना। तो इसी पर जाकर टाइटैनिक है वो क्या होता है? डूब जाता है। तो सेम वाला ऐसी कैसे समझो, हम लोग का जो 10% जो मन है, मस्तिष्क का है, वो क्या होता है? एक्टिव रहता है, चेतन मन रहता है। बाकी जो 90% है ना, वो जिस प्रकार से चट्टान डूबा रहता है समुद्र के अंदर में, ठीक वैसे ही 90% जो हमारा मन है वो क्या होता है? अचेतन रहता है, काम नहीं करता है। ठीक है, फिर है अगला तीसरी पॉइंट अगर हम लोग बात करें, मैकडूगल ने चेतना को बुरा शब्द कहा था। मैकडूगल, याद रखना, मैकडूगल ने चेतना को क्या कहा था? बुरा शब्द कहा था। ठीक है ना। चेतन मन और अचेतन मन में आप ऐसे भी समझ सकते हो। चेतन मतलब सोच समझकर कार्य करने वाला मन, चेतन मन। और अचेतन मन
जिसको उससे कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कि मान लीजिए जाए हम लोग कुछ काम वाम कर रहे हैं, है ना, या कुछ अच्छा काम हम लोग करना चाहते हैं, तो हम लोग का मन बोलता है कि ये काम को करो, ये काम को करो तो फायदा होगा। जबकि अचेतन मन क्या कहता है, नहीं भाई हम लोग आज सोते हैं, हम लोग को आराम करना है, हम लोग को कुछ काम नहीं करना है, वो अचेतन मन है। ठीक है। या फिर जैसे कि मान लीजिए जाए कोई लंबा तगड़ा आदमी आया, है ना, आपको कुछ बुरा भला कहा, है ना, आपको या पीटने लगा, तो आप क्या करोगे? अगर आप समझदारी दिखाओगे, आप उससे अगर कमज़ोर हो और अगर आप समझदारी दिखाओगे तो उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे। तो हमारा चेतन मन और अचेतन मन के बीच में लड़ाई होता है। चेतन मन बोलता है कि चलो भाई रुक जाते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, सुन लेते हैं। जबकि अचेतन मन क्या बोलता है, चलो इसको उड़ाते हैं, इसको दिखाते हैं, है ना, फिर चलो इसको अगर कुछ हमसे नहीं बन रहा है तो चलो इसको गाली बक देते हैं। ऐसा बोलता है अचेतन मन, है ना। लेकिन ये जो अचेतन मन और चेतन मन के बीच में लड़ाई होता है, तो चेतन मन का ही आपको सुनना चाहिए, है ना, वो आपके विवेक पर डिपेंड करता है। ठीक है। चेतन मतलब समझदारी से काम करना, सीधी सी बात, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है चौथा। चौथा है हमारा व्यवहार का विज्ञान। चौथा क्या है अपना? व्यवहार का विज्ञान, साइंस ऑफ बिहेवियर। तो 20वीं सदी से अब तक के समय को क्या बोला जाता है? तो व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। 20वीं सदी से अब तक के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो व्यवहार का विज्ञान कहा गया है। ठीक है। मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन के विज्ञान के रूप में सर्वप्रथम जे.बी. वाटसन, याद रखना है इस मनोवैज्ञानिक को जे.बी. वाटसन ने परिभाषित किया था। मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन के रूप में सर्वप्रथम परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है? तो जे.बी. वाटसन है। कौन है? जे.बी. वाटसन। फिर देखते हैं, तो यह व्यवहार व चेतना पर आधारित मनोविज्ञान का एकमात्र चरण होता है। देखो भाई, ये जो व्यवहार का विज्ञान होता है वो किस पर आधारित होता है? तो व्यवहार व चेतना पर आधारित होता है। व्यवहार व चेतना पर क्या होता है? आधारित होता है। अगला है, वर्तमान में मनोविज्ञान में प्राणी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। प्राणी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है ना। अब प्राणी में सब आएंगे, कुत्ता, बिल्ली, चिंपांजी, जो भी है ना, मनुष्य भी आएगा, है ना। तो सबके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है किसमें? वर्तमान के मनोविज्ञान में। ठीक है। इसके समर्थक कौन है? तो व्यवहार का विज्ञान के समर्थक थे वाटसन, वाटसन थे, वुडवर्ड था, स्किनर, पावलाव, विलियम मैकडूगल। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं व्यवहार के विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। व्यवहार के विज्ञान को मानने वाले थे ये, है ना। वो क्या मानते थे कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है, मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है। ऐसा मानने वाले कौन कौन मनोवैज्ञानिक थे? तो वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक वाटसन थे, वुडवर्थ थे, स्किनर थे, पावलाव थे, विलियम मैकडूगल थे, है ना। तो ये इनके समर्थक रहे हैं। ठीक है। आगे एक नोट देख लेते हैं। नोट है अपना कि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान अमेरिका निवासी जे.बी. वाटसन ने कहा। यहाँ पर भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा? तो जे.बी. वाटसन ने कहा। इसलिए व्यवहारवाद का जनक बोला जाता है भाई, किनको? वाटसन को। ये क्वेश्चन में आ सकता है कि व्यवहारवाद के जनक कौन है? तो व्यवहारवाद के जनक कौन है? वाटसन, पूरा नाम जे.बी. वाटसन। ठीक है। व्यवहारवाद का जनक किनको कहा जाता है? तो जे.बी. वाटसन को कहा जाता है। मनोविज्ञान वर्तमान में अपनी शैशवावस्था में है। अभी क्या है, जो मनोविज्ञान है वो अपनी किस में है? शैशवावस्था, है ना, मतलब लड़का है अभी ये। ठीक है। आगे देखते हैं, मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं देखते हैं, और यहाँ से आपका डेफिनेटली एक क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आपको अलग अलग वैज्ञानिकों का जो परिभाषाएं हैं, उन्होंने किस प्रकार से मनोविज्ञान को परिभाषित किया है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इसमें बोला गया है कि मनोविज्ञान के अर्थ को अच्छी तरह समझने के लिए मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषाओं का विश्लेषण करना जरूरी होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग स्किनर। ये स्किनर भाई साहब ने
मनोविज्ञान के बारे में क्या बताया है, इसको हम लोग देखते हैं। तो स्किनर बताता है कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। देखो भाई, मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, जो जीवन की सभी परिस्थितियों में प्राणी की क्रियाओं का अध्ययन करता है। बहुत ही बेहतरीन परिभाषा। क्या बोला गया है कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, जो जीवन की सभी परिस्थितियों में प्राणी की क्रियाओं का क्या करता है? अध्ययन करता है। ये क्या है? स्किनर के अकॉर्डिंग मनोविज्ञान का परिभाषा दिया गया है। फिर देखते हैं जे बी वाटसन क्या बोलते हैं मनोविज्ञान के बारे में। तो याद रखना, जे बी वाटसन क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का विशुद्ध व धनात्मक विज्ञान है। जे बी वाटसन क्या बोलते हैं, जिनको व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है? बहुत ही सिंपल वे में इनका डिफिनेशन देते हैं और ये बोलते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का विशुद्ध व धनात्मक विज्ञान है। ठीक है, बिल्कुल याद रखो, मनोविज्ञान व्यवहार का विशुद्ध व धनात्मक विज्ञान है। ठीक, अगला देखते हैं विलियम मैकडूगल। इन्होंने मनोविज्ञान को किस प्रकार से परिभाषित किया? तो इनके अनुसार मनोविज्ञान आचरण व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ये भी बढ़िया है ना? छोटा सा परिभाषा याद रखना है। अकॉर्डिंग टू विलियम मैकडूगल, विलियम मैकडूगल क्या बोलते हैं कि मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का वास्तविक विज्ञान है या यथार्थ विज्ञान है, अकॉर्डिंग टू विलियम मैकडूगल। अगला देखते हैं चौथा, क्रो व क्रो। ठीक है, क्रो और क्रो के द्वारा क्या परिभाषा दिया गया है? आपको खास करके ये सब याद रखना है ना, ये स्किनर वाला, जे बी वाटसन, क्रो एंड क्रो, ये सब इंपॉर्टेंट है भाई, है ना? तो इनके अनुसार बोला गया है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार व मानव संबंधों का अध्ययन है। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, क्रो और क्रो क्या बोलते हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का क्या है? अध्ययन है। मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का क्या है? अध्ययन है। ठीक है, फिर देखते हैं पांचवा, गैरिट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गैरिट। तो गैरिट क्या बोलता है? तो मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। बहुत ही सिंपल सा परिभाषा आपको याद रखना है गैरिट का। मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान है। फिर देखते हैं सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड क्या बोलता है? तो मनोविज्ञान अचेतन का विज्ञान है। किसका है? अचेतन का, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड क्या बोलता है? मनोविज्ञान क्या है? अचेतन का विज्ञान है। ठीक है, आगे देखते हैं जेम्स ड्रेवर के अनुसार। तो जेम्स ड्रेवर क्या बोलता है? तो मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? एक विधायक विज्ञान है। मनुष्य एवं पशुओं के उस व्यवहार का अध्ययन करता है, जो व्यवहार उसके अंतर्गत मनोभावों और विचारों की अभिव्यक्ति करता है, जिसे हम मानसिक जगत कहते हैं। ठीक है, जेम्स ड्रेवर क्या बोलते हैं? जेम्स ड्रेवर बोलते हैं कि मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है, जो मनुष्य एवं पशुओं के उस व्यवहार का अध्ययन करता है, जो व्यवहार उसके अंतर्गत मनोभावों और विचारों की क्या करता है? अभिव्यक्ति करता है, जिसे हम मानसिक जगत कहते हैं, अकॉर्डिंग टू ड्रेवर। अगला है मन के अनुसार। तो मन क्या बोलते हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। अकॉर्डिंग टू मन क्या बोलते हैं? आधुनिक मनोविज्ञान का जो संबंध है वो व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। ठीक, अगला देखते हैं फिल्सबरी के अनुसार। तो फिल्सबरी क्या बोलते हैं? तो मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में ही की जा सकती है। मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में ही की जा सकती है, फिल्सबरी के अनुसार। अगला देखते हैं हम लोग बोरिंग, लैकफील्ड व वेल्ड के अनुसार। बोरिंग, लैकफील्ड व वेल्ड के अनुसार तो मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान मानव प्रकृति का क्या है? अध्ययन है, अकॉर्डिंग टू बोरिंग, लैकफील्ड व वेल्ड। अगला देखते हैं मॉर्गन के अनुसार। तो मनोविज्ञान मानव, पशुओं
के व्यवहारों का विज्ञान है। मानव मनोविज्ञान मानव व पशु व्यवहार का क्या है, विज्ञान है, अकॉर्डिंग टू मॉर्गन। अगला देखते हैं गैरिसन तथा अन्य के अनुसार। तो गैरिसन तथा अन्य के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध प्रेक्षित मानव व्यवहार से है। मनोविज्ञान का संबंध किससे है, प्रेक्षित मानव व्यवहार से है। अगला देखते हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार। तो मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। क्रो के अनुसार क्या है, मनोविज्ञान जो है वो मानव व्यवहार और मानव संबंधों का क्या है, अध्ययन है। अगला देखते हैं वुडवर्थ। तो वुडवर्थ क्या बोलते हैं कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग, फिर मन व मस्तिष्क का त्याग, फिर चेतना खोया, वर्तमान में उसने व्यवहार के रूप में अपना लिया है। क्या बोला है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा को त्यागा, फिर मन व मस्तिष्क को त्यागा, फिर चेतना को खोया, और अभी वर्तमान में उसने व्यवहार को अपना लिया है, अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ। चार हम लोग देखे थे ना इसका, तो वो चारों के बारे में बताया है कि किस प्रकार से उनका अस्तित्व है वो खत्म होते गए। पहले आत्मा का विज्ञान, फिर मन व मस्तिष्क का विज्ञान, फिर तीसरा देखे थे चेतना का विज्ञान, अभी चौथा क्या चल रहा है, व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, तो वुडवर्थ ने वैसे इसको बताया। ठीक है, तो ये है आपका मनोविज्ञान के संप्रदाय। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से मनोविज्ञान सीडीपी को अगर आपको पढ़ना है और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, और मनोविज्ञान का जो भी क्लासेस रहेंगी वो यूट्यूब में आपका फ्री में रहेगा। आगे हम लोग इसका लाइव क्लास को भी डिस्कस करेंगे कि कब इसका जो क्लास है उसको लिया जाएगा। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, और एक जो शिक्षक भर्ती की जो एक पोस्ट है उसको पक्की कीजिए। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।